शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं कि हम लोग शैक्षिक तकनीकी की बात कर रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा और उसके पत्ते को समझने के बाद आप इतना जान चुके हैं कि शैक्षिक तकनीकी एक ऐसा विषय है जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। तो अब हम बात करेंगे आज जो है शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य की, कि शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें तो शैक्षिक तकनीकी यानी जो शिक्षा की तकनीकी है उसका जन्म शिक्षा की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक नियोजन करने में, यानी उसको प्लान करने में कि किस तरह से शिक्षा प्रक्रिया को किया जाए कि बेहतर ढंग से हो सके, उसके क्रियान्वयन में उसको लागू करने में कि कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, और उसके मूल्यांकन तथा शिक्षण स्रोतों यानी जो हमने मूल्यांकन किया है उसके मूल्यांकन के संदर्भ में, और जो शिक्षण के सूत्र हैं, जो शिक्षण के स्रोत हैं और उनके साधन हैं, उनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए हुआ है। कहने का तात्पर्य, जब आप जाएंगे भारत के क्या मानव इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे, जब मनुष्य जंगलों में रहता था और एक तरह से अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करता था, तो धीरे धीरे ही वह शिक्षा की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे उसको काफ़ी कुछ जानकारियाँ हुई, व्यवस्थित करता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ वो शिक्षा की प्रक्रिया का उसने प्लानिंग की और उसको क्रियान्वित किया, लागू किया, उसका मूल्यांकन किया। और जो उस समय के शिक्षण स्रोत थे जैसे कि आपको देखने के मिलते हैं, जो वृत्त चित्त हैं, ये वृत्त चित्त या जो बर्तन मिलते थे वो सब क्या थे, उस सब स्रोत थे उस समय। आज जो ज़माना बदल गया है, हमारी वैज्ञानिक खोजों के कारण आज हमारा जीवन उच्च स्तर का हो गया है, तो उस स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाएगा, इसकी ही बात शैक्षिक तकनीकी करते हैं कि किस तरह से उसका बेहतर से बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए। और यह भी अनुशासन जो है शिक्षा के लक्ष्यों और साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए ही जन्मा है। जो शैक्षिक तकनीकी का जन्म हुआ है वह शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही सहयोग करता है, अर्थात शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी यह भी अपनी भूमिका अदा करता है। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को देखा जाए तो हम निम्नवत समझ सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम इसके व्यापक उद्देश्य की बात करते हैं, जिसमें समुदाय विशेष के जो आकांक्षाएं हैं और जो आवश्यकताएं हैं उसका पता लगाना। क्योंकि आपको पता ही है कि जो शिक्षा व्यवस्था होती है, जो शिक्षा व्यवस्था का आयोजन किया जाता है, वह किसी समुदाय विशेष की आकांक्षा के पूर्ति के लिए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला काम है कि आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का पता लगाना। दूसरा है शिक्षा उद्देश्यों, सामान्य शिक्षण विधियों और शिक्षा के सामान्य स्वरूप का निर्धारण करना। दूसरा उद्देश्य इसका है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो तय किए जाएं कि एक समुदाय विशेष शिक्षा से क्या अपेक्षाएं करता है, और उसकी जो सामान्य शिक्षण विधियां हैं और शिक्षा के जो सामान्य स्वरूपों का निर्धारण करना है। विज्ञान, कला तथा मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने वाले उचित पाठ्यक्रमों का निर्माण करना। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी समाज जो होता है, समुदाय, वो जिस शिक्षा का आयोजन करता है तो उसका मूल लक्ष्य होता है कि समाज के द्वारा जो मांग की जा रही है उस समाज की मांग को पूरा करना है। जैसे वर्तमान में आप देखिए तो जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, शिक्षक बनाने के, डॉक्टर बनाने के, अब इंजीनियर बनाने के और प्रशासनिक सेवा में जाने के, वो सब पाठ्यक्रम उसी हिसाब से बने हुए हैं कि विज्ञान, कला हों, उनमें मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने के लिए जो उचित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। अगला लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है निर्धारित शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक, जो मानवीय साधन हैं और जो भौतिक साधनों और युक्तियों का पता लगाना। क्योंकि जो लक्ष्य हैं वो मानवीय लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय साधनों और युक्तियों का और भौतिक साधनों और युक्तियों का पता लगाना पड़ेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अच्छे परिणाम हेतु प्रशिक्षण का विकास करना। सबसे बड़ी बात है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके उसके अच्छे परिणाम के लिए ट्रेनिंग का होना अनिवार्य है। क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण का तात्पर्य किसी विशेष कला कौशल में उन्मुख कर देना, जागृत कर देना। तो प्रशिक्षण का विकास किया जाना चाहिए, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है। और शिक्षा प्रक्रिया में सहायता हेतु उचित समाधान और उपकरणों का उत्पादन, निर्माण और विकास करना। जो शिक्षा प्रक्रिया चल रही है, शिक्षा प्रक्रिया में जो सहायता के लिए उचित जो समाधान करने के लिए और उपकरणों का उत्पादन करने के लिए निर्माण और विकास करना इसका लक्ष्य है।
उद्देश्य है। शैक्षिक वातावरण में उपस्थित प्रतिकूल परिस्थितियों की संभावनाओं का पता लगाना। जो शैक्षिक वातावरण है, उन वातावरणों में प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या क्या हैं कि जिनमें जो है वो रुकावट पैदा कर रही हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। उस प्रतिकूल परिस्थितियों को की संभावनाओं को पता करना और उन्हें दूर करने के विकल्पों को खोजना। केवल प्रतिकूल परिस्थितियों को पता लगाने से ही उसका काम नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको किस तरह से दूर किया जाएगा उसके विकल्पों को भी खोजना है। और अगला उद्देश्य इसका है कि जन साधारण यानी विशेषकर जो वंचित लोग हैं, जो भी वंचित हैं, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करना। योजनाओं पर ध्यान देते हुए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करना। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष विद्वानों की, जिसमें सबसे पहला नाम हमें लेना पड़ेगा हिलार्ड जेसन का। हिलार्ड जेसन ने कहा कि जो शैक्षिक तकनीकी है, यानी जो शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, उसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है सूचनाओं का प्रेषण करना, सूचनाओं को भेजना, प्रेषण करना, सेंड यानी जो सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और दूसरा है भूमिका विधियों का प्रयोग करना, जो भूमिका रोल मेथड्स हैं उनका यूज करना। और तीसरी विशेषता है विशिष्ट दक्षता एवं कौशल की प्राप्ति में सहयोग देना, जो विशिष्ट दक्षता की है और जो कौशल की प्राप्ति है उसमें सहयोग देना। और चौथा है पृष्ठ पोषण के क्षेत्र में योगदान देना है। पृष्ठ पोषण के क्षेत्र में योगदान देने को भी महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है, क्योंकि जब व्यक्ति कुछ करेगा तो उसके साथ ही उसको पृष्ठ पोषण मिलेगा कि उसका जो किया हुआ था कितना प्रभावी रहा, तो उसकी जानकारी होना अनिवार्य है, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो। अगली बात करें मैकेंजी और अदर्स की, मैकेंजी और अन्य की, तो उन्होंने शैक्षिक तकनीकी के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए, जिसमें उन्होंने पहला बताया कि अधिक से अधिक छात्रों तक सूचनाएं पहुंचाना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य है अधिकतम छात्रों तक उन्नत अधिगम सामग्री के साथ पहुँचना होना है। और तीसरी है कि जो स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिगम उपयुक्त अवसर प्रदान करना। कहते हैं कि जो स्वतंत्र अध्ययन है, बालक जो आप जानते हैं बालक को कोई कुछ सिखा नहीं सकता है, बस उसको सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो सीखने के लिए प्रेरित करने का तात्पर्य है कि उसका स्वतंत्र अध्ययन हो, ऐसे अवसर उसको अधिक से अधिक उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराया जाए। और चौथा है छात्रों को सीमित प्रत्युत्तरों की अनुमति देना और इन्हें परिमार्जित करना। छात्रों को जो है सीमित प्रत्युत्तरों की अनुमति देना कि वे प्रत्युत्तर दे सकें, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक सीमा में, और उसको परिमार्जित करना, जब गलत उनका हो तो उसको परिमार्जित करना। डॉक्टर राजेश शर्मा के अनुसार देखें तो शैक्षिक तकनीकी के उन्होंने मुख्यतः 6 उद्देश्य बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना और उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखना। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन होता है, उन्हें व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाता है। दूसरा देखें तो छात्रों के गुणों तथा उनकी क्षमताओं, निष्पत्तियों और कौशलों का विश्लेषण करना। डॉक्टर शर्मा मानते हैं कि जो छात्रों के गुण हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनकी निष्पत्तियां हैं, उनके कौशलों का विश्लेषण करना। सोच विश्लेषण करने का मतलब उसको छोटे छोटे भागों में करके समझना, जिससे ये समझ में आ जाए कि वो कितना चल रहा है और किस तरह से है। विश्लेषण उसका किया जाएगा तभी बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि उसका विश्लेषण कितना होना चाहिए। उसके बाद देखें आप तो आर्य शर्मा महोदय जो कहते हैं चौथा उद्देश्य विश्लेषण करने का बात अब समझ में आ गई। तीसरा उद्देश्य उनकी है कि पाठ्य वस्तु की क्रमबद्ध व्याख्या करना। जो पाठ्य वस्तु है उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था करना चाहिए कि पाठ्य वस्तु में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में आप अंतर समझेंगे। तो पाठ्य वस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, क्योंकि एक सिस्टम से जब कोई विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाता है और उसका जो अंतःक्रिया होता है बालक से, तो उस अंतःक्रिया का विशेष प्रभाव पड़ता है। चौथा है उपयुक्त शिक्षण विधियों, युक्तियों, शिक्षण सहायक सामग्री, व्यूह रचना की सहायता से पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। उपयुक्त शिक्षण विधियों का तात्पर्य है कि जो देखिए हर विषय को एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे प्रश्नोत्तर विधि से आप भाषा को नहीं पढ़ा सकते हैं, आप व्याख्या विधि से भाषा को पढ़ाते हैं, आप आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन हर जगह नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो विधियां हैं, युक्तियां हैं या शिक्षण सहायक सामग्री है, व्यूह रचना है आदि जो भी हैं, व्यूह रचना आदि की सहायता से, यहाँ खाद लिखा गया शायद, की सहायता से पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा। क्योंकि तभी पाठ्य वस्तु का प्रस्तुति देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यदि आपका जो पाठ्य वस्तु आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, उसका प्रस्तुतिकरण आपका महत्वपूर्ण हो गया तो निश्चित रूप से आपका आधा काम हो गया पूरा। बालक उसके बाद वो समझेगा, आसानी से समझेगा।
और पाँचवां है कि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा जानने के लिए छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। जो निर्धारित उद्देश्य किए गए हैं, जब भी कोई शिक्षा व्यवस्था का आयोजन किया गया है तो आप पहले ही जानते हैं कि उसके आयोजन के साथ ही उस शिक्षा के उद्देश्यों को तय किया जाता है। तो वहाँ देखा भी जाना चाहिए कि जो निर्धारित उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति किस सीमा तक है, और छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना भी यह शैक्षिक तकनीकी का कार्य है कि किस तरह से उसका मूल्यांकन किया जाए कि बालक पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी न पड़े। और छठवीं बात करें तो छठवां उद्देश्य शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वांछित पुनर्बलन की प्रविधियों का चयन करके प्रयोग करना है। जो शिक्षण की प्रक्रिया है, BF स्किनर के समय से ही जब ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी आई, जिसको आप देखिएगा पिछले वीडियो में मेरे तो मिल जाएगा आपके स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो क्रिया है उस क्रिया के होने की संभावना उसके परिणाम पर निर्भर करती है, और इसी भाव से उनके पुनर्बलन नामक जो प्रत्यय का जन्म होता है। तो इस विधा का उपयोग करके आप कोई भी जो पाठ्यक्रम आपका जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, यदि उसमें बालक पुनर्बलित हो जाता है, उसमें उसको बल मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपका जो पढ़ाया है, आपका जो प्रयास है वो सफल रहेगा। अब शैक्षिक तकनीकी की कक्षा संबंधी जो कक्षा शिक्षण संबंधी विशिष्ट उद्देश्यों को देखा जाए तो यह निर्णय समझ में आता है कि विद्यार्थियों की योग्यताओं, विशेषताओं, शैक्षिक विशेषताओं का पता लगाना है। तो इसके उद्देश्यों को देखें कक्षा शिक्षण के संदर्भ में, क्योंकि शैक्षिक तकनीकी का ये एक बड़ा क्षेत्र है। आप इस क्षेत्र के स्कोप के संदर्भ के वीडियो में मेरे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ आप जब क्लास में जाते हैं तो वहाँ भी आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज बेहतर ढंग से करना पड़ता है, क्योंकि वहीं तो जो भी आपकी पूरी योजना है, आप जानते हैं शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, पश्च क्रिया अवस्था। तो जो अंतः क्रिया अवस्था है उसमें आपको जाने के पहले आपको विद्यार्थियों की योग्यता का, उनकी विशेषता का और उनकी शैक्षिक विशेषताओं का पता लगाना होता है, और ये कार्य शैक्षिक तकनीकी करती है। दूसरा है कक्षा शिक्षण संबंधी विशेष उद्देश्यों का निर्धारण करके उन्हें व्यवहारिक शब्दावली में प्रस्तुत करना है। जो कक्षा शिक्षण संबंधी विशेष उद्देश्य लिखे गए हैं, आपका हर प्रकरण का एक विशेष उद्देश्य होता है। आपने पाठ्य योजना बनाई होगी, जब आपने शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम कोर्स आपने किया है, उस कोर्स में आप गए तो वहाँ पर आपने पाठ्य योजना बनाई होगी, तो निश्चित रूप से आप विशेष उद्देश्य की बात किए होंगे, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। तो शिक्षण के संदर्भ में हर प्रकरण का अपना अलग विशेष उद्देश्य होता है। उन विशेष उद्देश्यों का निर्धारण करके उन्हें व्यवहारपरक शब्दावली में प्रस्तुत करना होता है, और अन्वेषण सामग्री का विश्लेषण करके उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना होता है। कि जो अन्वेषण सामग्री है, जैसे ये जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। अब इसको मैंने पहले से ही व्यवस्थित किया है कि आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो जैसे पुस्तक है, कोई भी पुस्तक है या फिर कुछ मटेरियल्स हैं, ये सब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं, और इनका विश्लेषण करना यानी छोटा छोटा करके इनको समझना पड़ता है और उसको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना पड़ता है। कि आपको पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई, कंसेप्ट बताया गया, फिर डेफिनेशन बताई गई, फिर उसके जो है ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं। इसके बाद आप उसके फॉर्म्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, तो एक सिस्टम से चलेंगे तो क्रमबद्ध रूप से वो बेहतर ढंग से समझ में आता है, और उसकी जो उसका औचित्य भी समझ में आता है। औचित्य से ही उसकी रुचि होती है। उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री और साधनों की जानकारी प्राप्त करना, जो भी शिक्षण अधिगम की सामग्रियाँ और साधन उपलब्ध हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना। और उसके बाद शिक्षण प्रणाली की उप प्रणालियों और तत्वों, जैसे विद्यार्थी हो गए, अध्यापक हो गए, शिक्षण अधिगम सामग्री हैं, अन्वेषण सामग्री हैं, विधियां हैं, आदि की जो संभावित पारस्परिक अंतःक्रिया की प्रकृति से अवगत होना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो शिक्षण का कार्य होता है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण के लिए ही है, तो वहाँ विद्यार्थी और शिक्षक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अन्वेषण सामग्री, विधि, सबकी जो है ये म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षक छात्र को प्रभावित करता है, छात्र शिक्षक को प्रभावित करता है, पाठ्य सामग्री दोनों को प्रभावित करती हैं, और जो अधिगम की परिस्थिति है, विधियां हैं, उसमें को सभी प्रभावित करती है। तो सबकी जो अंतःक्रिया की प्रकृति से इसको अवगत होना भी शैक्षिक तकनीकी का एक उद्देश्य है। इसके बाद बात करें तो कक्षा शिक्षण संबंधी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति है तो जो उपलब्ध समस्त साधनों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं के उपयोग के बारे में योजना बनाना। जो क्लासरूम टीचिंग है, उस क्लासरूम टीचिंग में किस विशेष उद्देश्य की आज प्राप्ति के लिए आप जा रहे हैं क्लास में, उसके संदर्भ में उपलब्ध जितने समस्त साधन हैं और जो भी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, व्यूह रचनाएं हैं, उनके बारे में एक आप पहले से ही प्लान बना के जाते हैं कि ये करना है तो ये समझाएंगे, तो उसके बाद यह प्रश्न पूछा जाएगा तो समझ में आएगा। जैसे आप पढ़ाना शुरू किया तो आप बोधात्मक प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते हैं,
भावात्मक प्रश्न करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप पहले से ही तय करके जाते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। विद्यार्थियों की जो शैक्षिक उपलब्धि और व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में कक्षा शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना भी शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है, कि जो विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि रही है, उसने क्या पाया, उसकी अटेनमेंट क्या रही, उसका अचीवमेंट क्या रहा और व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ है, उसके संदर्भ में शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना पड़ता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो वांछित सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापक को उचित प्रतिपुष्ट प्रदान करना है। जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें वांछित सुधार लाने के लिए, उसमें बेहतर सुधार लाने के लिए कि किस तरह से ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो इंटरेक्शनल प्रोसेस है, इसके बारे में और बेहतर ढंग से आप जानेंगे। इतना जानिए कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यवस्तु के आधार पर इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे को सोचने पर मजबूत करते हैं और वही अंतःक्रिया उसमें परिवर्तन लाती है। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें जो वांछित सुधार के लिए विद्यार्थियों और अध्यापक को उचित प्रतिपुष्ट प्रदान करना कि अध्यापक ने क्या किया होता तो और अच्छा होता है, या छात्र विद्यार्थी को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि उसने क्या और किया होता तो और बेहतर मिलता है। तो इस तरह से आज आपने शैक्षिक तकनीकी उद्देश्यों के बारे में समझा, जाना। आप जो है और बेहतर ढंग से पढ़िए, अध्ययन करिए, क्योंकि देखिए जब आप बेस जानते रहेंगे तो उसमें से आने वाले समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।